वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हम प्राइस के बारे में समझ रहे थे। प्राइस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखे हुए हैं उन्हें हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने अब तक एक बात जानी थी। वो बात क्या है? हमने ये देखा था कि देखिए हमारा ये चल रहा है टॉपिक नंबर 3। हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक टॉपिक जो हो चुका है वो तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकंड फिर जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो है गुड्स। गुड्स से रिलेटेड हमने मीनिंग देखा, एक्सक्लूजन्स, इंक्लूजन्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ये सब देखा। और अब हम इसके बाद में एक नए एलिमेंट पर चल रहे हैं, एक नए एसेंशियल पर चल रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, और उसका नाम है प्राइजेस। प्राइस के लिए हम ये बात जानते हैं कि प्राइस के फिक्स करने के कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, मेथड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। हमने लास्ट क्लास में 3 ऐसे मेथड्स देखे थे ऑफ डिटर्मिनिंग द प्राइस। क्या क्या थे वो 3 मेथड्स, याद करते हैं। फर्स्ट मेथड वो था जिसके अंदर हमने प्राइस को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही डिटरमिन कर लिया था। सेकंड मेथड वो था जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर प्राइस डिसाइड करने का एक मैनर सोचा था कि किस मैनर में हम प्राइस डिसाइड करेंगे। इसका मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए थे, आपको याद होने चाहिए। एक मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि हमने ये डिसाइड कर रखा है कि जितना भी हमारा खर्चा बैठने वाला है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जितना भी हमारा खर्चा होगा यानी कॉस्ट होगी, उसमें मैं मान लेता हूँ कि मैं 30% मार्जिन ऐड करके आपको वो प्रोडक्ट बेचूंगा। तो हमने एक तरह से ये मैनर डिसाइड कर लिया प्राइस डिटर्मिनेशन का। मैंने आपको इसका एक और एग्जांपल दिया था जिसमें हमने एक थर्ड पार्टी के लिए डिसाइड किया था कि बायर और सेलर हम दोनों मिलकर के एक थर्ड पार्टी के पास चलेंगे और वो थर्ड पार्टी हमें जो भी प्राइस बता देगी हमें वही मानना होगा, राइट है ना। चलिए, उसके बाद में फिर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन का मेथड नंबर 3 देखा जिसमें हमने ये बोला कि द प्राइस विल बी डिटरमिन्ड एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। यानी अब तक बायर और सेलर के बीच में जिस तरह से डीलिंग होती आ रही है, जो कोर्स रहा है डीलिंग का, जो तरीका या रास्ता रहा है डीलिंग का, वही रास्ता अभी फिर से फॉलो होने वाला है। तो ये 3 मेथड्स हमने देखे थे प्राइस डिटरमिन होने के। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि प्राइस का मीनिंग क्या होता है और प्राइस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है। तो उसका जवाब क्या था? प्राइस इंक्लूड्स ओनली द मनी कंसिडरेशन। तो हमने प्राइस का मीनिंग भी देखा था। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया था कि थर्ड पार्टी वाला केस हमें डिटेल में डिस्कस करना है, यानी वेयर द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय थर्ड पार्टी। एक एग्जांपल हम हमारे सामने रख लेते हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोडक्ट बिकने की बात हो रही है, एक्स वाई को जो प्रोडक्ट बेचेगा उसकी प्राइस डिसाइड करेगा जेड, हु इज अ थर्ड पार्टी। तो जेड इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। चलिए, ये हमने एक एग्जांपल अपने सामने रखा। अब यहां पर हम जरा इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में चलते हैं। मान लेते हैं लेटर ऑन एक्स और वाई जाते हैं इस थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी ने इन्हें प्राइस बता दी प्रोडक्ट की, उसने अपने हिसाब से डिटरमिन करके बता दिया 20,000 रुपीज़ की प्राइस। तो सबसे पहली बात यहां पर ये जो प्राइस थर्ड पार्टी ने बताई, इट विल बी बाइंडिंग अपॉन बोथ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों को ये प्राइस को मानना ही पड़ेगा। वो फिर बाद में आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इस थर्ड पार्टी ने ये क्या हमको प्राइस बता दी, चलो छोड़ो हम तो अपने हिसाब से इसकी प्राइस 15,000 डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा वो लोग फिर नहीं कर सकते। तो once they have relied upon third party, the price which is told by the third party that will be binding on both x and y, दोनों को वो माननी ही पड़ेगी। ये हमको पहली बात याद रखनी है। सेकंड बात, कई बार ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी हमें कोई भी प्राइस नहीं बताती है। हम तो थर्ड पार्टी के भरोसे पर थे, लेकिन नो प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द थर्ड पार्टी। उसने कोई प्राइस हमें बताई ही नहीं, चाहे वो बता नहीं पाया और चाहे वो बताना नहीं चाहता था।
कुछ भी हो सकता है उसने जान करके हमें प्राइस डिसाइड नहीं करके बताया, और हो सकता है कि वो कर ही नहीं पाया, एनीथिंग मे बी पॉसिबल। बट इफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन प्राइस वॉज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द थर्ड पार्टी, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या एक्स और वाई वो दोनों फिर आपस में प्राइस डिसाइड करेंगे? द आंसर इज नो। ऐसे केस में पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगा वॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग हटके केस है, स्पेशल केस है। मैं आपको वापस रिपीट करके बताता हूं। वेयर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट वर डिपेंडेंट अपॉन अ थर्ड पार्टी फॉर डिटर्मिनिंग द प्राइस, और उस केस में अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिटर्मिन नहीं करती है, वजह जो भी है, तो उस केस में हमारा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब मैं इसी वाली बात को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक दो बातें और बता रहा हूँ। मान लेते हैं ऐसा ही हुआ कि थर्ड पार्टी ने प्राइस नहीं बताई और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। अब यहां पर मालूम पड़ता है कि वास्तव में एक्स की वजह से थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड नहीं की। तो थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड क्यों नहीं की? एक्स की फॉल्ट से, एक्स की गड़बड़ से। कारण जो भी हो, जैसे मान लीजिए एक्स ने थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, उसने उसको मजबूर कर दिया प्राइस नहीं बताने के लिए। हो सकता है इसलिए उसने मजबूर किया हो, वो चाह रहा हो यार कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, तो उसने मजबूर कर दिया थर्ड पार्टी को कि तुम प्राइस मत बताना। अब ये बात बाद में वाई को मालूम पड़ गई, तो सोचिए कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा नो डाउट, बिकॉज प्राइस डिसाइड नहीं हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो 100% वॉइड होगा। लेकिन यहां वाई एक्स से कंपनसेशन मांगेगा। तो आप सोचिए, अगर गड़बड़ एक्स की वजह से हुई है तो एक्स को कंपनसेट करना होगा वाई को, यानी एक्स विल कंपनसेट वाई। इसका ठीक उल्टा सोच लीजिए, अगर वाई की फॉल्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो उस केस में वाई कंपनसेट करेगा एक्स को। तो कुछ भी हो सकता है, कंपनसेशन में मूव फ्रॉम एक्स टू वाई और फ्रॉम वाई टू एक्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक बार यहां से पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है, देखते हैं कुछ और बातें भी हमें जानने को मिलेगी। डिटर्मिनेशन बाय द थर्ड पार्टी, क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, सबसे पहली बात तो ध्यान रखने की है कि हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल का, हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा था लास्ट क्लास के अंदर, क्या देखा था कि दो जने ज्वेलरी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन उसकी प्राइस वो किससे डिसाइड करवाना चाह रहे थे? थर्ड पार्टी से, यानी एक ज्वेलर से। अब यहां पर इन दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कौन सा वाला होना चाहिए? एग्रीमेंट टू सेल। वो सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। आगे लिखा है बट अगर वो थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं करती है, चाहे तो कैन नॉट और चाहे डज नॉट, दोनों में क्या फर्क हुआ? चाहे वो पार्टी डिटरमिन नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है जान करके, जो भी है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब ऐसे केस में क्या होगा? पहले हम यहां पे सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं जो मैंने आपको समझाया था। इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, अगर थर्ड पार्टी को रोका गया है, किसने रोका है वैल्यूएशन करने से? या तो सेलर ने या बायर ने, इन दोनों में से किसी ने भी रोका है। तो जिस पार्टी ने रोका यानी द पार्टी एट फॉल्ट, उसको स्यू कर दिया जाएगा बाय द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। जो भी अदर पार्टी है वो डैमेजेस के लिए उस फॉल्ट करने वाली पार्टी के खिलाफ केस कर देगी। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पर फिर एक बात और भी रह जाती है। मान लेते हैं थर्ड पार्टी के पास ये लोग गए, लास्ट में थर्ड पार्टी ने मना कर दिया कि मैं तो भाई प्राइस नहीं बता पा रहा या मैं तो नहीं बताऊंगा, व्हाटएवर, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया वॉइड, राइट। लेकिन मालूम पड़ता है कि वाई ने तो उन गुड्स को यूज भी कर लिया, वाई ने गुड्स ले लिए थे और प्राइस डिसाइड होने के बाद मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया वॉइड। लेकिन फिर यह भी मालूम पड़ा कि वाई ने तो ऑलरेडी गुड्स को यूज कर लिया, तो क्या एक्स को कोई भी प्राइस नहीं मिलने वाली?
तो यहां पर लॉ कहता है अगर वाई ने इन गुड्स का यूज कर लिया है तो फिर वाई को रीजनेबल पेमेंट देना होगा एक्स को। यहां पे ऑल्दो प्राइस तो डिसाइड नहीं हो पाई, यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो गया, लेकिन क्योंकि वाई ने बेनिफिट ले लिया इसलिए वाई विल हैव टू मेक अ रीजनेबल पेमेंट। चेक करते क्या लिखा है, इफ द बायर हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ सच गुड्स ही मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस। और रीजनेबल प्राइस का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। और वो चीज में हमें जाने की कोई जरूरत भी नहीं कि रीजनेबल प्राइस किसको बोलेंगे, वो तो फिर या तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम खुद डिसाइड करेंगे, यानी पार्टीज डिसाइड करेगी कि क्या रीजनेबल होगा, और नहीं तो फिर कोर्ट डिसाइड करता है बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए। तो ये पूरी बात थी। तो ये बेसिकली हमने देखा क्या, हमने 3 जो तरीके देखे थे प्राइस डिटरमिन होने के, उनमें से जो सेकंड वे था उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थर्ड पार्टी वाला, और उसी का हमने अभी डिटेल में पूरा एनालिसिस किया, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, कई बार क्या होता है कि पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया सेल का, लेकिन प्राइस डिटरमिन ही नहीं हुई। तीनों की तीनों तरीकों से ही प्राइस डिसाइड नहीं हुई। हम जानते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के देयर आर 3 वेज, लेकिन तीनों ही तरीके से प्राइस डिटरमिन नहीं हुई मान लेते हैं, राइट। अब ऐसे केस में फिर क्या होने वाला है, अगर तीनों ही तरीके से प्राइस डिसाइड नहीं हुई तो क्या हम ये बोले कि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा? बताइए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्या? तो द आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऐसे केस में वॉइड नहीं होगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मेरी बात आप वापस सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सारी बातें उसमें बिल्कुल वैलिड तरीके से है, कोई उसमें कमी नहीं है, बस एक कमी रह गई, प्राइस डिटरमिन नहीं हुई इन एनी ऑफ द 3 वेज, कोई भी तरह से प्राइस डिटरमिन नहीं हुई, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कभी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ही रहेगा और एक रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी। अगर प्राइस डिटरमिन नहीं भी हुई, स्टिल एक रीजनेबल प्राइस पे करनी ही पड़ेगी। अब यहां पे मेरी ये सारी बातें सुन के हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर अभी अभी तो आपने कुछ देर पहले बोला था कि अगर थर्ड पार्टी ने प्राइस नहीं डिसाइड की तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। अभी तो मैंने बोला था, बिल्कुल मैंने बोला था कि अगर थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और अब मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइस डिटरमिन्ड नहीं है इन तीनों तरीकों से तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। मैं ऐसी दो अलग अलग बातें क्यों कह रहा हूं, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिए। केवल थर्ड पार्टी वाला जो केस हमने देखा, वहां ऐसा होता है कि अगर थर्ड पार्टी ने प्राइस नहीं डिसाइड की तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी के अलावा कोई और केस अगर हम ले, वहां अगर प्राइस हमने डिसाइड नहीं कर रखी है, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बिकम वॉइड, वो कंटिन्यू ही रहेगा और एक रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। इस बात पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत केयरफुली इस बात को समझना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ये बात कहां लिखी है। इफ द प्राइस हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड, प्राइस डिटरमिन ही नहीं हुई है, इन एनी मैनर एज अबव, ऊपर वाले तीनों तरीकों से ही प्राइस डिटरमिन नहीं हुई है, तो भी बायर को एक रीजनेबल प्राइस तो देनी ही पड़ेगी। तो मैं आगे लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किसी हालत में भी नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हमारा प्राइस वाला टॉपिक यहां कंप्लीट हो गया है, और मैं ये बोल सकता हूं कि इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मैं ये कह सकता हूं इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो हमारा भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। दिस इज नाउ ओवर। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक। उस नए टॉपिक का नाम है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को डिटेल में लेना है। हमने अब तक एक एलिमेंट जो समझा है वो है गुड्स, उसका बहुत डिटेल में एनालिसिस देखा, डिटेल के प्रोविजंस देखे। फिर हमने प्राइस वाले कॉन्सेप्ट को उठाया और उसके डिटेल्ड प्रोविजंस देखे। अब हमें नेक्स्ट कहां पर चलना है? तो नेक्स्ट अभी हम चल रहे हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाले टॉपिक पर। अभी तक हमने क्या क्या किया मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं एक बार। हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में समझा,
उसके फर्स्ट एलिमेंट को हमने उठाया गुड्स को, फिर हमने लेटेस्ट प्राइस वाले एलिमेंट को कंप्लीट किया, और अब हम चल रहे हैं एक और एलिमेंट पे जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, आपको याद होगा। यहां जब हम प्रॉपर्टी वर्ड कह रहे हैं तो हमारा मतलब है ओनरशिप के साथ, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो हो रही है, वो है ओनरशिप का ट्रांसफर। अगर किसी चीज की ओनरशिप में ट्रांसफर नहीं करता तो हम कभी भी उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कह ही नहीं सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, राइट। अच्छा, चलिए हम पहले इनको समझना शुरू करेंगे। तो उससे पहले ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है। एक को कहते हैं हम जनरल प्रॉपर्टी, और एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वन इज जनरल प्रॉपर्टी एंड वन इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मैं मेरी चीज की यानी मेरे गुड्स की कंप्लीट ओनरशिप सामने वाले को दे रहा हूं। तो जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना मतलब सारे के सारे राइट्स जो उस प्रॉपर्टी में थे या जो उस गुड्स में थे वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। जनरल प्रॉपर्टी मींस 100% ओनरशिप। तो मान लीजिए मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैंने उसकी जनरल प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी। इसका मतलब अब उस मोबाइल का 100% मालिक सामने वाला बन गया। अब से वो जो चाहे उस मोबाइल का कर सकता है। जो मैं कर सकता था अब वो सारे काम वो कर पाएगा। वो चाहे तो इसे आगे बेच देगा, वो चाहे तो खुद यूज करेगा, चाहे तो इसे तोड़े, चाहे तो इसे फेंके, चाहे तो इसको गिरवी रखे, उसकी इच्छा है पूरी तरह से। इसको हम कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर। सेकंड होता है यहां पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक गोल्ड पड़ा हुआ है। एक तो है मैं गोल्ड को 100% किसी और को दे रहा हूं, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है मैंने मेरे गोल्ड को सिर्फ बैंक वालों को मेरे लोन के बदले में गिरवी के तौर पे दिया है। मैंने बैंक वालों को क्या बोला? पकड़ो भाई सोना पकड़ो, लेकिन याद रखना तुम इसके कोई जनरल ओनर नहीं हो, 100% मालिक नहीं हो तुम। मैंने केवल इसे प्लेज पे रखा है, यानी गिरवी पे रखा है तुम्हारे आगे। मकसद क्या है? लोन को सिक्योर करना। अगर मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा समय पे तो फिर ये सोना तुम्हारा नहीं है, वापस मेरे पास आ जाएगा। अब आप बताइए इस केस में क्या मैंने 100% प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप दे दी उसको? जी नहीं। यहां मैंने केवल स्पेशल पर्पस के लिए मैंने उसको ओनरशिप दी है, इसलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। मैंने आपको भी दोनों का मतलब बता दिया। अब हमें यहां पे ये डिसाइड करना है कि इस एक्ट में यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन सी वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। हमने यहां पर लिखा तो सही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की बात हो रही है यहां पर? द आंसर इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्रॉपर्टी। इस पूरे एक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है गुड्स की? जनरल प्रॉपर्टी। तभी तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया होगा, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी, तो सामने वाला क्या बन गया होगा? ओनर, 100% ओनर वो बन गया। तो इसलिए हम यहां पे क्या कह रहे हैं? इन दिस पर्टिकुलर एक्ट जनरल प्रॉपर्टी इज कवर्ड। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे नोट्स है, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या प्रॉपर्टी एक ही बात है। और इसी चैप्टर का एक सेकंड पार्ट होने वाला है डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले, जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो चालू करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखते क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले यहां पर लिखा है प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। क्या लिखा है इसमें आगे अगली लाइन में? लिखा है वैसे तो प्रॉपर्टी जनरल भी होती है और स्पेशल भी होती है।
प्रॉपर्टीज तो दो तरह की होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में कौन सी वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है बताइए। यहां पर बात हो रही है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स की, जिसका मतलब मैंने बताया था पूरी तरह से ओनरशिप सामने वाले के पास जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमें यह क्लियर करके बताया गया है कि पासिंग ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होता है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सॉरी। तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। बहुत सिंपल है, ये तो हम शुरू से समझ रहे हैं। आगे लिखा है नॉट द फिजिकल पोजेशन, तो ये बात मैंने आपको बताई हुई है शुरू से, ओनरशिप अलग चीज होती है, पोजेशन अलग चीज होती है। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर एक्ट में जो मेन फोकस है वो ओनरशिप के ट्रांसफर पर है। ऑल्दो अगर मैंने सामने वाले को ओनरशिप ही दे दी तो पोजेशन भी मुझे देना तो पड़ेगा ही। क्लियर हो गई ये बात? ओके। इसके बाद में अब हमें देखना है कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो हमें बताती है द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ओनरशिप का यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी ने मेरे को अपनी चीज पकड़ा दी, लेकिन ओनर अभी भी वही है, तो आप मुझे बताइए ओनर होने की ज्यादा इंपॉर्टेंस है या मेरे पास उसकी चीज पड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसको ज्यादा अच्छा माना जाएगा? ऑब्वियसली हमारा मन कहता है कि जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि हमारे पास केवल कुछ चीज हाथों में पड़ी है, किसी और की है वो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा है? ओनरशिप की। तो कुछ ऐसी बातें हम पढ़ने वाले हैं जिससे हमें ओनरशिप के बारे में और इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जैसे कि पहला केस है, इट इज द ओनर हु हैज टू बियर द रिस्क। आप सब जानते हैं कि हमेशा जो मालिक होता है किसी चीज का, रिस्क उसी की होती है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी को मेरा मोबाइल ऐसे ही दिया हुआ था कि भाई तुम एक बार संभाल के रखना थोड़ी देर के लिए। अब बाय चांस मान लीजिए जब उसके हाथों में वो मेरा मोबाइल पड़ा था, अचानक से कोई पीछे से आकर हाथों से, उसके हाथों से चोरी करके ले गया। अब आप बताइए ये जो यहाँ पे नुकसान हुआ है इसकी रिस्क किसके ऊपर है? क्या उसके ऊपर है? नहीं। अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि ये उसकी गलती से नहीं हुआ है, तो भाई रिस्क तो फिर उसकी नहीं होगी, फिर रिस्क तो मेरी ही होगी, यानी जो ओनर होगा रिस्क उसी की होगी। इससे प्रूव होता है कि ओनरशिप हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेकंड पॉइंट कहता है इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। अब जैसे मान लीजिए, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए थोड़े ही समय में वो चोर हाथों में पकड़ में आ जाता है पुलिस वालों के, जिसने वो मोबाइल लिया था। अब पुलिस वाले कहते हैं हाँ भाई जो भी इस मोबाइल का मालिक है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए, हम उसको आपका मोबाइल, हम आपको आपका मोबाइल हैंडओवर कर देंगे। अब आप बताइए क्या ऐसा कोई जना जाके वो मोबाइल पुलिस वालों से ले सकता है जो उसका मालिक ही नहीं है? नहीं। पुलिस वाले सबसे पहले, अगर मैं जाता भी हूं तो पुलिस वाले सबसे पहले मेरे से कोई ना कोई तरह से प्रूफ मांगेंगे कि तुम सबूत दो ये तुम्हारा ही है, तुम इसके ओनर हो। कई बार ये होता है कि गाड़ियां जो है वो नो पार्किंग में हम खड़ी कर देते हैं, हमारी गाड़ी उठा के ले जाया जाता है। अगर हमें वहां से उस गाड़ी को छुड़वा के लाना है तो हमसे उस गाड़ी की आरसी मांगी जाती है, यानी ओनरशिप का एक प्रूफ मांगा जाता है। यानी हमेशा ओनर ही किसी भी चीज के लिए एक्शन ले सकता है। इससे भी पता चलता है ओनरशिप कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड बाय द बायर। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा था, तो वो जो मेरा कस्टमर यानी बायर है उसने उस चीज को रीसेल कर दिया, किसी और को फर्दर बेच दिया। द थर्ड पार्टी गेट्स ओनरशिप ओनली व्हेन द बायर हिमसेल्फ गेट्स द ओनरशिप। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने मेरे बायर को अब तक ओनरशिप दी ही नहीं थी, मैंने तो उसको बस 5 दिन के लिए ट्रायल के लिए वो सामान दे दिया था कि भाई तुम एक बार इसको रख के यूज करके देख लो, ओनर अभी तक तुम नहीं बने हो। अब बताइए अभी तक मैंने उसको ओनर नहीं बनाया और उस बीच में ही उसने वो चीज आगे रीसेल कर दी, तो क्या आगे वो अगले जने को ओनरशिप ट्रांसफर कर पाएगा? जवाब है नहीं। जब तक बायर खुद ही मालिक नहीं बना, ओनर नहीं बना, तो वो अगले किसी जने को भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इससे भी पता चलता है कि ओनरशिप होना ही इंपॉर्टेंस रखता है। फोर्थ केस, इस बार मान लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ है मेरे में और बायर में। क्लियर है?
एग्रीमेंट टू सेल आप जानते हैं, जिसमें अभी केवल एक एग्रीमेंट हुआ है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद भी मैं कौन हूं, मैं सेलर हूं। मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, उसके बाद में मैंने वो चीज किसी और जने को बेच दी। बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? द आंसर इज यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अब तक भी हूं तो ओनर ही ना, और मैं क्योंकि ओनर हूं तो मैं किसी और जने को भी बेच सकता हूं वो। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने जिसके साथ एग्रीमेंट किया था, अब वो मेरे अगेंस्ट में केस कर सकता है, मेरे से कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ओनरशिप तो मैं किसी और को दे सकता हूं ना, किसी और को बेच सकता हूं। रीजन बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम द ओनर ऑफ दैट गुड्स। इन सभी बातों से ये मालूम पड़ता है कि ओनरशिप किसके पास है वो ही ज्यादा पावरफुल होता है, वही इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें यहां पर क्या दिखता है नेक्स्ट, अब बड़े काम का टॉपिक आ रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। रूल्स विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ये हमें देखना होगा, रूल्स विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यानी अब हम इस वाले टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि किस समय पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा होता है। व्हाट इज द मोमेंट एट विच द ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, हम इस बात का जवाब दो अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका जवाब देखेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मैं आपको दिखा भी देता हूं अलग से। इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स या एसर्टेन्ड गुड्स। आप जानते हैं स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स वो होते हैं जो आज की डेट में आइडेंटिफाइड कंडीशन में पड़े हैं, उनको अलग से छांट लिया गया है। दूसरा, हम इस बात का जवाब ढूंढेंगे इन केस ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स। आप जानते हैं ये भी क्या होता है, अनएसर्टेन्ड गुड्स वो जो अभी तक अलग से छांटे नहीं गए हैं। हमें दोनों के केस में देखना होगा कि ओनरशिप ट्रांसफर होने का समय कौन सा माना जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स की। क्या लिखा है चेक करते हैं। लिखा है जनरली। अब देखिए गौर से आपको देखना है क्या लिखा है, जनरली, यानी हमेशा नहीं होगा ऐसा। जनरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों ने तय की है उसी से मालूम पड़ेगा द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ओनरशिप। यानी बायर और सेलर ने आपस में जो टर्म्स डिसाइड की है उसको देख के डिसाइड किया जाएगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी बायर, सेलर से बायर के पास। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सेलर ने पहले से एग्रीमेंट लिख रखा है, इस दिन ये माल मैं तुम्हें बेच दूंगा, तो बेच दूंगा, लैंग्वेज से साफ समझ में आ रहा है, मैं तुमको ओनर बना दूंगा, तो बस उस दिन ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। या उसने कह रखा है जब ये शर्त पूरी हो जाएगी तुम ओनर बन जाओगे, तो सीधी बात है वो शर्त जिस दिन पूरी हो गई ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी में ये देखना है कि टर्म्स कंडीशंस क्या बनी हुई है। लेकिन इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर साइलेंट, अगर बायर और सेलर के बीच में ऐसी कोई भी टर्म्स कंडीशंस तय नहीं हो रखी है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तब जाकर के नीचे वाले 3 रूल्स लगेंगे जो हम अब देखने वाले हैं। तो नीचे वाले जो 3 रूल्स है वो कब लगेंगे, जब टर्म्स एंड कंडीशंस आर साइलेंट। तो देखिए क्या लिखा है आगे, अदरवाइज, यानी कि जहां पे आपकी टर्म्स वगैरह कुछ है ही नहीं इस बारे में, तो द टाइम ऑफ ट्रांसफर विल बी डिटरमिन्ड एज अंडर। अब देखते हैं नीचे 3 रूल्स क्या लिखे हुए हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनकंडीशनल। क्या बोला इसने, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनकंडीशनल, यानी कॉन्ट्रैक्ट में हमने किसी तरह की शर्त नहीं डाल रखी है। मतलब हमने ऐसी कोई शर्त नहीं डाल रखी है कि भाई देखो अगर ये बातें होएगी तो ही मैं तुम्हें ओनर बनाऊंगा, तभी मैं तुम्हें ये चीज की ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। हमने इस तरह की कोई भी शर्त नहीं तय की हुई, ऐसा मान लीजिए आप। दूसरी बात, गुड्स जो है, माल जो है वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में है, डिलीवरेबल स्टेट में है। क्लियर? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट हम ये मान सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, माल एकदम डिलीवर करने की पोजीशन में पड़ा है, एकदम तैयार है, कुछ भी उसमें छोटा बड़ा कुछ भी करना बाकी नहीं है। देन वी कॉल इट इन द डिलीवरेबल स्टेट, कि बस उठाया और पकड़ाया, बस इतनी सी देरी है।
तो आप देखिए दो शर्तें हैं। पहली बात, हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेलर बायर का, उस समय हमने कॉन्ट्रैक्ट में नो काइंड ऑफ कंडीशन डाली हुई है, कोई तरह की कंडीशन नहीं डाली हुई। और दूसरी बात, माल पड़ा है एकदम रेडी यानी डिलीवरेबल स्टेट में। नाउ इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो जरा देखिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। इन्होंने बोला ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड, कब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, जिस समय हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी समय ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, हैंड टू हैंड। आगे लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर कि डिलीवरी या पेमेंट उस समय हुआ था या नहीं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना, डिलीवरी होना गुड्स की, और पेमेंट होना, जरूरी नहीं है ये तीनों चीजें एक साथ हो। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन्स होते रहेंगे। आपको याद रखना है इन तीनों का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। ओनरशिप किसी और समय ट्रांसफर हो रही है, डिलीवरी किसी और समय हो रही है, और पेमेंट किसी और समय पे दिया जा रहा है। इट मे बी पॉसिबल। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिलीवरी या पेमेंट उस समय हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर ये दो शर्तें पूरी है तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही ओनरशिप बायर की हो चुकी, बायर उसका मालिक बन चुका। चाहे हो सकता है उसके पास वो चीज का पोजेशन अभी तक नहीं भी आया हो, उसने पेमेंट नहीं भी दिया हो। ओके, सेकंड केस पे आते हैं हम, जहां पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में इस बार नहीं है, यानी माल में अभी कुछ काम करना बाकी है। मान लीजिए उसको बनाना बाकी है, या फिर उसको थोड़ा सा रेडी करना, असेंबल करना, इस तरह का कुछ भी काम बाकी है, एकदम रेडी नहीं है, उसको पैक वैक करना बाकी है। एनीथिंग लाइक दिस इज रिमेनिंग, कुछ तैयारी बाकी है। तो ये क्या कहते हैं, ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पहली बात गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ला दिया जाएगा, यानी बिल्कुल रेडी फॉर्म में ला दिया जाएगा, और बायर को इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। द मोमेंट, जिस समय बायर को ये बात की जानकारी मिल जाएगी कि भाई माल एकदम रेडी है आके ले जाओ, जिस समय बायर को ये बात पता चल गई, मान लेंगे उसी समय बायर बन चुका है द ओनर। समझ में आ गई बात? थर्ड केस, इस बार गुड्स बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में है, एकदम तैयार है, तैयार तो है लेकिन उसमें छोटे मोटे काम बाकी है, जैसे वजन करना, नापना, टेस्टिंग करना, या इस तरह की कोई भी चीजें बाकी है। तो लॉ कहता है ये छोटे मोटे काम भी कर लो ना, इनको क्यों रोक रखा है तुमने? माल तो एकदम तैयार है, लेकिन फिर ये छोटे मोटे जो काम है उनको भी कर लो, और करके बायर को बता दो, तो ओनरशिप बायर की। चेक करते क्या लिखा है। पहली बात, सारे वो काम हो जाने चाहिए, ऑल सच एक्ट्स मस्ट हैव बीन डन। दूसरी बात, बायर को इस बात की जानकारी मिल जानी चाहिए। अगेन अगर ये दोनों काम हो जाएंगे तो द सेम मोमेंट ओनरशिप बायर की हो जाएगी। इज इट ओके? तो ये तीन रूल्स यहां पर हमने देखे। ये तीनों रूल्स कब लगाने हैं? जब हमारा आपस का कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें देखना है नेक्स्ट, अनसर्टेन गुड्स के केस में क्या होता है। ठीक है, चेक करते हैं अनसर्टेन गुड्स के केस में क्या होगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप इन अनसर्टेन गुड्स डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड अंटिल, कब तक अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप आगे वाले जने के पास नहीं जाएगी, बायर के पास नहीं जाएगी? जब तक ये शर्तें पूरी नहीं हो जाए। पहले पॉइंट में लिखा है सबसे पहला काम तो आप गुड्स को एसर्टेन करो। क्या करो आप? गुड्स को एसर्टेन करो। एसर्टेन करने का मतलब है आप उसे आइडेंटिफाई करो, पहचानो वो कौन सा माल है। अब तक पहचाना नहीं गया था ना, अब आप उसको पहचानो वो कौन सा माल है। दूसरी बात, गुड्स को अनकंडीशनली यानी बिना किसी शर्त के छाट के अलग करो, अप्रोप्रिएट करो यानी छाट के अलग करो बिना किसी शर्त। तो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? अप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ छाटना, लेकिन जब हम अप्रोप्रिएट वर्ड कहते हैं, अप्रोप्रिएशन यानी कोई चीज को छाट देना, तो अप्रोप्रिएशन में कुछ और भी शर्तें हमें पूरी करनी होती है। जैसे हमेशा आपको याद रखना है कि अप्रोप्रिएशन
करते समय यानी छटाई करते समय, उस चीज को अलग करते समय बायर और सेलर दोनों की एसेंट होनी जरूरी होती है। बायर और सेलर दोनों की परमिशन, दोनों की कंसेंट होनी जरूरी होती है। अब इसमें दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बायर ने उस चीज को छाटा हो यानी कि अप्रोप्रिएट किया हो, लेकिन अप्रोप्रिएट किया हो बायर ने और पूछा हो सेलर से। समझ में आ रहा है? बायर ने मान लीजिए चीज को छाट दिया, लेकिन छाट के उसको सेलर से पूछना पड़ेगा, सेलर की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि भैया मैंने ये चीज छाटी है, ठीक है ना? सेलर बोलेगा हाँ ठीक है। या अगर सेलर ने उस चीज को छाटा है, सेलर ने अप्रोप्रिएशन किया है, तो विद बायर्स एसेंट, यानी उसने फिर बायर से भी कंफर्मेशन मांगी है। यानी अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब दोनों की आपसी सहमति से उस चीज को छाट दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। दूसरी बात, ये अप्रोप्रिएशन आप किसी भी समय, यानी जो कंसेंट आप ले रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है, ये कंसेंट जो आप ले रहे हो, जैसे बायर सेलर से कंसेंट ले रहा है छाटते समय, या सेलर बायर से ले रहा है, ये कंसेंट एक दूसरे की कब ली जा सकती है? तो जवाब है, देखिए क्या लिखा है, ये जो आप कंसेंट यानी एसेंट ले रहे हो, ये आप कभी भी ले सकते हो एक दूसरे से। चाहे आपने छाट दिया उसके पहले आपने पूछा, चाहे आपने छाट दिया उसके बाद में आपने सामने वाले से पूछा कि भैया ये सही छाटा है ना मैंने। तो द अप्रोप्रिएशन सॉरी द कंसेंट द असेंट मे बी टेकन बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। ये बातें हमको ध्यान रखनी है, तब हम इसको कहते हैं एक वैलिड अप्रोप्रिएशन। साथ में हमने इस लाइन में ये पढ़ा कि अप्रोप्रिएशन हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब है अप्रोप्रिएट अगर आपने कर दिया तो इसमें साथ में कोई शर्त जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए कि भैया हमने ये चीज छाट तो ली, लेकिन ध्यान रखना ये चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब ये शर्तें पूरी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनली हमने उसको छाटा होना चाहिए। और देख लेते जरा और अंदर डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है। और लिखा है जिन भी गुड्स को छाटा जा रहा है वो स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए, यानी ये वही गुड्स होने चाहिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था, डिसाइड किया था। और फाइनली गुड्स न सिर्फ छाट दिए गए हो बल्कि वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में हो। कई बार ऐसा होता है हमने गुड्स को पहचान तो लिया अलग से, हमने अलग भी कर दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अभी उसमें कुछ छोटे मोटे काम बाकी है, उसको अभी पैक वैक नहीं किया है, उसको एकदम तैयार नहीं रखा है। जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तब जाकर के ओनरशिप सामने वाले के पास जाएगी, बायर के पास जाएगी। तो आप देख लीजिए ये सारी बातें पूरी होने के बाद ही प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, ओके। इसके आगे एक छोटा सा केस हमें बताया हुआ है, एक अलग से प्रोविजन दिया हुआ है, डीम्ड अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। यहां हमें बताया हुआ है कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मान लिया जाएगा, लॉ अपने आप ही मान लेगा कि आपने गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया है, आपने गुड्स का अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के छटाई कर दी है, अलग उसे कर दिया है, ऐसा मान लिया जाएगा। अब ऐसा कब मान लिया जाएगा चेक कर लेते हैं। लिखा है इसमें इफ गुड्स आर डिलीवर्ड, आपने देखो क्या किया है, केवल गुड्स को पकड़ाया है, डिलीवर किया है। किसे पकड़ाया है? या तो बायर को पकड़ाया या किसी कैरियर को दिया बायर तक पहुंचाने के लिए। कैरियर किसको बोलते हैं? कैरियर मतलब हो गया कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी। तो आपने कोई भी कैरियर को अगर ये गुड्स पकड़ाए हैं यानी उसे डिलीवर किया है, क्या बोल के डिलीवर किया है कि लो भैया, ट्रांसपोर्ट कंपनी को मैंने बोला ये लो तुम, और ये तुम्हें पहुंचाना है उस बायर तक। तो चाहे मैं इन गुड्स को डिलीवर कर रहा हूं बायर को, चाहे मैं कैरियर को दे रहा हूं, लेकिन मैंने गुड्स देते समय एक काम नहीं किया। अब ये आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। मैंने गुड्स डिलीवर करते समय रिजर्व नहीं कर रखा है द राइट टू डिस्पोजल। ये राइट टू डिस्पोजल क्या होता है मैं आपको एक बार पहले शॉर्ट में बताता हूं। कई बार क्या होता है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, कई बार क्या होता है कि मैंने सामने वाले को गुड्स तो दे दिए, हाथों में पकड़ा दिए, लेकिन मैंने उसको हाथों में पकड़ाया है, लेकिन मेरा इरादा ये नहीं है कि सामने वाले के पास मेरे गुड्स के सारे अधिकार चले जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने केवल उसको पकड़ाया है, बाकी सारे अधिकार उसके मैं मेरे पास ही अभी रखना चाहता हूं। कौन से अधिकार?
उनको कहा जा रहा है राइट्स टू डिस्पोजल। राइट टू डिस्पोजल, राइट टू डिस्पोजल का मतलब होता है वो अधिकार जिसमें मैं मेरे उन गुड्स को मन चाहे तरीके से कुछ भी कर सकता हूं। मैं उन्हें चाहूं तो खुद यूज करूं, मैं चाहूं तो उन्हें आगे किसी को बेचूं, मैं चाहूं तो उनको किसी के आगे गिरवी रखूं, जो मेरी इच्छा है वो मैं करूं। इस बात के राइट को ही कहते हैं राइट टू डिस्पोजल। तो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कई बार ये होता है मैंने सामने वाले को गुड्स डिलीवर तो कर दिए, लेकिन डिलीवर करते समय कुछ शर्तें डाल दी। किस तरह की शर्तें डाल दी कि भैया चीज तो पकड़ लो, लेकिन तुम्हारे पास इसके हक अभी नहीं आए हैं, इस गुड्स पे राइट्स तुम्हारे पास अभी नहीं आए हैं, तुम मन चाहे कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हो, बस अपने पास पकड़ के खड़े हो जाओ, यानी अपने पास रख लो, बस अपने घर में रख लो, अपनी फैक्ट्री में रख लो, बाकी तुम्हारे पास इसके कोई भी राइट्स नहीं आए हैं। ऐसा मैंने कह के सामने वाले को गुड्स डिलीवर कर दिए। तो बताइए यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल को, डिस्पोजल के अधिकार को उसको नहीं दिया, मैंने वो अपने पास ही रखा हुआ है। क्या अपने पास रखा हुआ है? डिस्पोजल का राइट, यानी सारे राइट्स मैंने मेरे पास ही रखे हुए हैं। गुड्स तो सामने वाले को डिलीवर कर दिए, लेकिन डिस्पोजल के राइट्स अभी भी मेरे पास ही रिजर्व्ड पड़े हैं। बताइए अगर मैं ऐसे राइट्स को रिजर्व कर दूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सामने वाले को, कि एक तरह से तुम अभी तक ओनर नहीं बने हो। मैं यही कहना चाह रहा हूं ना, यानी एक तरह से मैंने उसको ओनर बनाया ही नहीं है ना, मैंने उससे कुछ अधिकार छीन रखे हैं, डिस्पोजल के अधिकार ही मैंने उससे छीन रखे हैं, अपने पास सुरक्षित रख रखे हैं, यानी मैंने उसको ओनर बनाया ही नहीं। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां क्या लिखा है पढ़ते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है हमने सामने वाले को डिलीवर कर दिए विदाउट रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल, यानी हमने इस बार इस राइट को अपने पास रिजर्व नहीं किया, हमने सामने वाले को दे रखा है। हमने ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि भैया डिस्पोजल के सारे राइट्स मेरे पास ही है, यानी हमने एक तरह से उस गुड्स को फ्री छोड़ दिया, सामने वाले के हवाले कर दिया। अब अगर ऐसा किया हमने, माल को डिलीवर भी किया और कोई भी राइट्स ऑफ डिस्पोजल को अपने पास भी नहीं रखा, तो मान लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, तो ये मान लिया जाएगा कि अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो चुका है, मान लिया जाएगा कि इन गुड्स का अनकंडीशनल बंटवारा हो चुका है। और आपको याद होगा अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक बार अगर आपने अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर दिया तो ओनरशिप तो सामने वाले की हो ही जाएगी। इस तरह से सामने वाले को हम ओनर मान लेंगे। तो ये है डीम्ड अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, कि मैंने सामने वाले को कुछ नहीं बोला, ना उससे लिखा पढ़ी की, कुछ एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए, या तो उसके कैरियर को डिलीवर कर दिए, और बिना राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रिजर्व किए। अगर मैंने ऐसा किया तो मान लिया जाएगा कि ये चीज उसके पास चली गई, ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी ये जो राइट ऑफ डिस्पोजल है इसकी और भी डिटेल है, हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, आप खुद देख सकते हैं, यहां पर नीचे अलग से एक टॉपिक है, राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करना, उस पर एक अलग से टॉपिक है जिसे हम करेंगे, लेकिन इसे हम करने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी इस पार्ट को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। थैंक्स।